क्वेश्चन नंबर 1, योग का पता लगाएं। 47/87 और 77/87। 47/87 प्लस 77/87, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 124 आएगा अपॉन 87। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 124/87। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 360 छात्र हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। अब स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं? 360 हैं, उसमें से 2/3 लड़कियां हैं। तो जो 240 हैं वो लड़कियों की संख्या हो गई। तीन 360 टोटल बच्चे हैं जिनमें से 240 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 120। अब बोल रहे हैं कि जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। टोटल लड़के हैं 120, इसमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं, मतलब 90 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, यहाँ पे पूछा लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो टोटल 120 लड़के हैं जिसमें से 90 लड़के खिलाड़ी हैं। इन 120 में से 90 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। ये 30 खिलाड़ी नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी में आंसर है 30। अगला क्वेश्चन, 80 का 40% क्या है? 80 का 40% 32, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 32। अगला क्वेश्चन, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 50 छात्र हैं जिसमें से 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो 60% बॉयज हो जाएंगे। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 50 का 40% निकालेंगे 20, और यहाँ पे लड़कों की संख्या निकालेंगे 50 का 60%, 30। तो लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 30 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, लड़के 30 और लड़कियां 20। यहाँ पे आंसर में ए गलत दिया है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कक्षा 9 में टोटल 50 छात्र हैं, इसमें 10% मतलब 50 का 10% कितना होगा? 5 होगा। ये 5 छात्र अनुत्तीर्ण हैं। तो बोल रहे हैं उत्तीर्ण छात्र कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो टोटल छात्र हैं 50, इसमें से 5 अनुत्तीर्ण हैं,
तो हमें 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 4 जो कि ऑप्शन बी में दिया है 45। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन, संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या है? तो हम 400 का 10% निकालते हैं। 40 आएगा। तो 400 में 10% की वृद्धि की मतलब 400 में 40 जोड़ेंगे तो 440 हमारा आंसर आ जाएगा। नई संख्या 440 होगी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 26% तांबा है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे एक मिश्र धातु है जिसमें 26% तांबा है। तांबा की मात्रा 26% है। अब इस मिश्र धातु में कोई अन्य धातु होगी जिसका प्रतिशत टोटल 100 है। 100% का 26% तांबा है तो 100 में से 26 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 74। तो ये जो अन्य धातु है 74% है। अब बोल रहे हैं कि 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, मतलब ये इसकी मात्रा इन्होंने बताई है कि 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो ये टोटल मिश्र धातु पूछा है इन्होंने। तो जब 26% यहाँ पे जो धातु है तांबा, उसका 26% 260 है। तो मिश्र धातु कितनी होना चाहिए? 100% है मिश्र धातु, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। हमारा आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अगला क्वेश्चन, दो 250 का 42% और 420 का 25%, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको 50 से काटेंगे, 25 से कम 25 चौके 100, 21, 105 प्लस 105 बराबर 210। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन, दशमलव को प्रतिशत 10.1 में व्यक्त करें। यहाँ पे दिया है 10.1, इसको प्रतिशत में बदलना है। जब भी दशमलव संख्या होती है उसमें जब हम 100 का गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में आ जाता है। तो यहाँ पे 10.1 में हम 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 10100। यहाँ पे एक संख्या के पहले पॉइंट है तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 1010, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, 1010%। अगला क्वेश्चन, कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? तो 9 से विभाज्य के लिए हमारा एक नियम होता है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है 3 4 2 1 8, 3 धन 4 धन 2 धन 1 धन 8, 3 4 7 2 9 10 18। तो ये 9 से विभाज्य है।
अब अगली संख्या देखते हैं। 3 धन 3 धन 3 धन 1 धन 8, 3 तिरका 9, 10 और 8 18, ये भी 9 से विभाज्य है। अगली संख्या 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 1 और 9 10, 2 12, 3 15 और 3 18, ये भी 9 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 7 9 2 11 1 12 और 3 15, 15 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये पूरी विभाजित नहीं होगी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न, वह संख्या चुनें जो एक साथ 3, 5 और 2 से विभाज्य हो। अब 3, 5 और 2 से विभाज्य होने के लिए हम क्या करेंगे, 3, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 30 आएगा। अब हम देखते हैं कि 30 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो हम देखते हैं यहाँ लास्ट में 0 है, तो ये संख्या तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो हम चेक करते हैं, इनमें हम 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 30 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन, तेरह से विभाज्य है। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 4 और 13 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन सी में 65, 52, 2, 13 पन्ना 65, 13 चौको 52, ये विभाजित हो जाएगी 13 से, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने का नियम होता है संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 8 दूनी 16, 234 डिवाइडेड बाय 8, 8 दूनी 16 बचा 7, तो ये डिवाइड नहीं होगा 8 से। उसके बाद में यहाँ पे 3 4 2 डिवाइडेड बाय 8, 8 चौको 32 बचा 2 22, नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 840, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 18 से विभाज्य है। अब 18 से विभाज्य है तो हम देखते हैं 18, 9 दूनी 18 होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी संख्या जो 9 से भी विभाज्य हो और 2 से भी विभाज्य हो, तो वो 18 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखेंगे कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये नहीं होगी क्योंकि ये विषम संख्या है। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनमें से देखना है कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। और 9 से विभाज्य होने का जो नियम है वो है कि संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इनकी संख्याओं का योग करते, 3 5 8 और 8 16 और 9 25 और 2 27,
डिवाइडेड बाय 9, 9 तिया 27, तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 6 से विभाज्य है? तो 2 तिया 6 होता है। अब देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हैं। तो सबसे पहले इनमें से ये संख्या हट जाएगी और ये संख्या हट जाएगी। मेरे पास दो संख्याएं हैं, ए और डी। अब हम देखते हैं कि इनमें से 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 छींग 18। तो एक तो ये विभाजित हो रही है ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी भी दिखा रहा है आंसर में। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 छींग 18, 3 तिरका 9। तो ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, ए और डी। ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन डी, ए और डी दोनों राइट है यहाँ पे, ए एंड डी बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों आंसर ए और डी सही होंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 13 से विभाज्य है? तो 13 से विभाज्य कौन सी है, इसमें हम देखते हैं। ये ऑप्शन डी में 13 × 39, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहली संख्या है 33/100, दूसरी संख्या है 44/120। यहाँ पे हम त्रियक गुणा करते हैं, 120 का गुणा 33 में करते हैं। तो और 100 का गुणा 44 में करते हैं। तो यहाँ 100 का गुणा 44 में करने पे हमें 4400 प्राप्त होता है, और 120 का गुणा 33 में करने पे इस तरफ हम करके देखते हैं। 120 33, $3960। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इन दोनों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये छोटा है 3960, 4400 बड़ा है, तो हम ये बड़ी हो जाएगी 44/120। अब हम 44/120 लेते हैं और अगली संख्या को देखते हैं 58/148, और इनका भी त्रियक गुणा करते हैं। 58 में 120 का गुणा करते हैं, 120 में 58 का गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 6960। अब 120 में 58 को गुणा करते हैं, सॉरी 148 में 44 का गुणा करते हैं, 4 8 32, 6512। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 6960, मतलब 58/148। तो हम इसको ले लेते हैं 58/148।
148। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में चौथी संख्या क्या दी गई है, 35/80। इनका हम फिर त्रिक गुणा करते हैं। 80 में 58 को गुणा करते हैं और 148 में 35 को गुणा करते हैं। पाँच 5180। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या ये होगी 35/80। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35/80। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसे भी ऐसे ही निकालेंगे, 1/12, 18/218। त्रिक गुणा करेंगे, यहाँ पे 18, 218 में 1 का गुणा करेंगे तो 218 हो जाएगा। 18 में 12 का गुणा करेंगे तो इनमें छोटी संख्या, छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 18/218। अगली संख्या है 4/50। इनका त्रिक गुणा करेंगे, 50 में 18 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा और 218 में 4 का गुणा करेंगे तो 872 आएगा। इनमें सबसे छोटी संख्या है 4/50। अब अगली संख्या देखते हैं, 19/230। इनका त्रिक गुणा करते हैं, 19 में 50 का गुणा करते हैं और 230 में 4 का गुणा करते हैं तो इन दोनों में से छोटी संख्या है 4/50, जो कि ऑप्शन सी में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घन का आयतन जिसका किनारा 3a है, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है a³। इसमें a दिया गया है 3a, तो 3a तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियमित पंचभुज का परिमाप 1550 मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी लंबी होगी। तो पंचभुज है, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं होंगे इसमें। इसका परिमाप, ये परिमाप जो है वो 1550 है, 1550 मीटर।
इसकी प्रत्येक भुजा, अब 5 भुजाएं होती हैं तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो आंसर आ जाएगा 310 मीटर। प्रत्येक भुजा जो है वो 310 मीटर लंबी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है? तो वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण होता है करनी में 2 इंटू ए। अब ये बोल रहा है कि वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन करनी में 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कौन दर्शाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पे ए क्या दिया गया है? 1 बटे करनी में 2। इस 1 बटे 2, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में, ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर इसलिए दिया है क्योंकि इसे हम भुजा भी बोल सकते हैं, ए ये इसको मान लिया है तो इसको ए स्क्वायर अपॉन 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो जो आर दी है मतलब त्रिज्या दी गई है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम पूछ क्या रहे हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर का मान दिया गया है 28, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 चौको 28, 88 इंटू 28। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। 2πr 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर दिया गया है 28, तो 7 चौको 28, यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 4, 176 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का परिमाप है वो 176 सेंटीमीटर है। अब इससे अगर वर्ग बनाया जा रहा है तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणित एक भुजा की लंबाई होता है या फिर 4a, तो जो वृत्त का परिमाप है वही वर्ग का परिमाप कहलाया, तो 176 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 176 अपॉन 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, a बराबर 44, तो हमें a का मान मिल गया 44।
यहाँ पे ए है कितना 44 इंटू 44। अब हम यहाँ पे इसको काटते हैं। 44 एकम 44, 44 दूनी 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11:14 हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। यहाँ पे मौखिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं। बी है गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। सी है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में डी ऑप्शन में दिया है अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिकचर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाना चाहिए? औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड, अनौपचारिक रेखा गणित। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना, प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना। तो यहाँ पे क्या इन्होंने क्वेश्चन में पूछे क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी डैश को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। प्रतीकात्मक भावना की प्रधानता, गहराई से समझ, प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन गहराई से समझ को छोड़कर, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये विशेष शिक्षा के समान है, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, केवल विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है,
उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ गए हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा सही नहीं है? नहीं है, ये विशेष शिक्षा के समान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण। हम इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं? रेटिंग स्केल, अवलोकन, चेकलिस्ट, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा उपाख्यानात्मक अभिलेख, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे डैश बनने में सहायता करना होना चाहिए। तो शारीरिक तौर से सक्षम, भावनात्मक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित।